आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कल पढ़े थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन तो इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स अप्लाई। अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसे क्या नाम है मूवमेंट में न लाया जाए। अगर कोई बॉडी चलती है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगा करके उसे रोका न जाए। आज है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो द रेट, जब रेट बोला जाता है ना तो इट मीन्स यू विल हैव टू डिवाइड बाय डेल्टा टी। और चेंज ऑफ मोमेंटम, एक मोमेंटम का नाम P1 रख लो, दूसरे का नाम P2 रख लो, तो चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, उसी को डेल्टा P भी बोलते हैं। P2 माइनस P1 को, जैसे V2 माइनस V1 को क्या बोलते हैं, डेल्टा V बोलते हैं, P2 माइनस P1 को डेल्टा P बोलेंगे। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया बच्चों डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा P का मतलब क्या है, P2 माइनस P1, याद रखिएगा, और डेल्टा T का मतलब T2 माइनस T1। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, इस किसके इक्वल, फोर्स के। यही है न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स से लगाए हैं उसी डायरेक्शन में चेंज टेक प्लेस होना चाहिए। लेट एफ बी एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए आपका एफ क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो आप लगाए हैं ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पे, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जिधर बॉडी का डायरेक्शन है, जिधर बॉडी का मोशन है उसी डायरेक्शन में आपने एक एफ जो है बाहरी बल लगाए हैं। कितने देर के लिए, टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए। देन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम, तो जो बॉडी है उसका कोई मास होगा, ठीक है, मान लीजिए एम है, ये चेंजेस फ्रॉम V टू V प्लस डेल्टा V, उसके अंदर V से कहाँ कितना चेंजिंग आ रही है, डेल्टा V का मतलब थोड़ी सी उसके अंदर परिवर्तन या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। क्या हो जाएगा, डेल्टा P इक्वल टू M डेल्टा V, और P इज इक्वल टू mv होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, तो डेल्टा P इज इक्वल टू M डेल्टा V, मास तो रहेगा ही, उसके अंदर डेल्टा M बोलेंगे नहीं, ठीक है, वो तो बॉडी का मास है, कांस्टेंट रहेगा। अब परिवर्तन किसके अंदर आएगा, V के अंदर, V1 से V2 हो जाए या V प्लस डेल्टा V हो जाए, तो M डेल्टा V अकॉर्डिंग टू न्यूटन से सेकंड लॉ F प्रोपोर्शनल डेल्टा P, देख रहे हैं F प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कोई लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो F इज इक्वल टू K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पे देखिए वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, याद रखिएगा K क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अगर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो, ठीक है, अगर डेल्टा T जीरो की तरफ टेंड हो रहा है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये जो टर्म्स है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बिकम्स द, क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव dP अपॉन dt, dP अपॉन dt, यानी F इज इक्वल टू K dP अपॉन dt। ये ध्यान दीजिएगा, जब डेल्टा T जो है जीरो की तरफ टेंड होगा तो फिर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T न लिख करके हम क्या लिखेंगे, dP अपॉन dt। इतना क्लियर हो गया। फॉर अ बॉडी ऑफ फिक्स्ड मास एम, अगर कोई बॉडी है जिसका मास फिक्स्ड है तो वी हैव एफ इज इक्वल टू के। अब देखिए d बाई डी टी, P को अलग कर दीजिए, P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, तो k ये k हो गया, m चूँकि कांस्टेंट है, मास है, ठीक है, Km dV अपॉन dt। अब ज़रा पीछे चलिए, हम पीछे पढ़े हैं कि dx अपॉन dt को v कहते हैं, ओके,
वेलोसिटी कहते हैं और dv अपॉन dt को एक्सेलरेशन कहते हैं। कन्फर्म, पीछे पढ़ चुके हैं। तो dx अपॉन dt को v कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और अच्छा एक चीज़ और पढ़े थे, ds अपॉन dt को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और ये वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं dv अपॉन dt जो किसके इक्वल होगा? एक्सेलरेशन के इक्वल हो। तो F इज इक्वल टू के एम इंटू ए आया। अब अगर मान लीजिए k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू, तो F इज इक्वल टू एम में हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इन स्केलर फॉर्म दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू एम में। कन्फर्म हो गया? यही है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कुछ है, मान लीजिए 1 किलोग्राम है, और आपने इस पे ऊपर फोर्स लगाया। क्या लगाया? और इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ। एक्सेलरेशन मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू कितना फोर्स आप लगाए थे? तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू मास कितना लिए थे? 1 kg या 2 kg, मान लीजिए 2 kg, 2 इंटू और ये 2 मीटर पर सेकंड, तो 4 आपका न्यूटन। अब आइए 1 यूनिट फोर्स क्या होता है भाई? 1 यूनिट फोर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट मास इंटू 1 यूनिट एक्सेलरेशन। 1 यूनिट फोर्स, ठीक है, फोर्स 1 यूनिट का मतलब मास 1 ले लीजिए और एक्सेलरेशन भी 1 ले लीजिए। अ यूनिट फोर्स में बी डिफाइंड, यूनिट फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। एक यूनिट फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कि वह फोर्स है जो प्रोड्यूस करता है यूनिट एक्सेलरेशन किसी बॉडी के अंदर जिसका मास यूनिट है। यूनिट का मतलब 1 किलोग्राम हो जाए, 1 ग्राम हो जाए, 1 मिलीग्राम हो जाए, एक ही होना चाहिए। तो उसको एक यूनिट फोर्स कहते हैं। एक यूनिट फोर्स वो फोर्स है जो हम एक ऐसी बॉडी पे अप्लाई करें जिसका मास कितना हो? 1 यूनिट हो, ठीक है, 1 यूनिट मास, और प्रोड्यूस कितना करे एक्सेलरेशन? 1 यूनिट एक्सेलरेशन। अब यूनिट ऑफ फोर्स, द फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा फोर्स क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई जो यूनिट है वो न्यूटन है। एसआई यूनिट न्यूटन है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आप पढ़े F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम की जो यूनिट होती है किलोग्राम, इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब जो इसका डायमेंशनल फार्मूला है MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, ये सब इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन की बात आएगी तो 1 M और 1 A, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम की बात आ रही है। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। सीजीएस में फोर्स की यूनिट क्या है? डाइन है, याद रखिएगा। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो MKS है तो ये CGS है। इन SI यूनिट में ग्रेविटेशनल जो यूनिट ऑफ फोर्स है, फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो किलोग्राम वेट। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक है ना। तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है वो क्या? किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट कीजिए, वेट। इट इज डिफाइंड एज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.80 मीटर पर सेकंड। इसमें क्या है? उसमें एक्सेलरेशन 1 लिए थे, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? चूंकि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स SI यूनिट में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट है।
इट इज डिफाइंड, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, दैट मैच फोर्स वह फोर्स है विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है एक एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू कितनी है 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो 1 किलोग्राम वेट, ये तो एकदम रट लीजिएगा, 1 किलोग्राम वेट इजकल टू 1 kgf। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा kgf, तो जब kgf आए तो उसको सबसे पहले आप न्यूटन में बदलिएगा। तो 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन हो गया। अब आ जाइए आगे। सीजीएस में 1g वेट 1 ग्राम वेट तो 1 जीएफ हो जाएगा। तो 1 जीएफ में 1g इंटू वो 9.8 था जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसमें क्या नाम है मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो 100 से इंटू करेंगे, इसलिए 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या है, तो याद रखिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम लिखा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है वो लिख देंगे। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो इसको ओवरऑल आप क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल 10 टू द पावर 3, इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, और 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, छोड़िए, ठीक है, हम बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आएंगे। अब आइए न्यूटन से सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट जिसके अंदर आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर आई है और वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है वो जे है, और जेड एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है वो के है। तो कुछ नहीं करना है, एफ इज इक्वल टू यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द फोर्स मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई, एक्स एक्सिस का है, प्लस एफ वाई जे वाई एक्सिस, प्लस एफ जेड के जेड एक्सिस। कन्फर्म। पी की बात करें, मोमेंटम की बात करें, पी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस जेड के। एक्सेलरेशन भी ले लीजिए, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। आपको मालूम होना चाहिए तीनों क्या है, वेक्टर है, ठीक है। जब वेक्टर आता है तो ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। 1D है, 2D है, 3D है, ठीक है। फ्रॉम द फार्मूला फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम फोर्स का जो फार्मूला है वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, फॉर कांस्टेंट एम, कांस्टेंट एम मतलब कोई बॉडी है उसका मास क्या है, एकदम कांस्टेंट है, तो एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अभी पढ़े, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, पढ़ चुके। तो एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, मतलब जहाँ पे एफ इज इक्वल टू आप पढ़ते थे एम इंटू ए, तो यू में आल्सो से एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। जब इसको डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, किसका डिफरेंशियल, मोमेंटम का, तो यू विल गेट एम इंटू ए। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए आया। अब एफ को जब लेके जाओगे उसमें कंपोनेंट में, तो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और डी बाई डी टी अपनी जगह पे, पी को एक्सप्लेन कर दो, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, एम कांस्टेंट अब बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर चूंकि पी एक्स आई प्लस पी वाई जे, तो यहाँ पे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। कंफर्म। Equating the components along the 3 coordinate axis we get fx is equal to dpx upon dt, x एक्सिस का लिए हैं तो एम ए एक्स मिलेगा, एफ वाई को लोगे तो डी पी वाई अपॉन डी टी, तो एम ए वाई मिलेगा, एफ जेड इज इक्वल टू डी पी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम ए जेड मिलेगा। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है इम्पल्स, छूट गया क्या नीचे, किसमें, इम्पल्स, ये छोटा सा है, F इंटू टी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम को इम्पल्स कहते हैं, जिसको हिंदी में आवेग कहते हैं। एक संवेग है जिसको मोमेंटम कहते हैं और दूसरा आवेग है जिसको इम्पल्स कहते हैं। द लार्ज फोर्स, ठीक है, विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, भाई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो वो बड़ा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये बोलना ज़रूरी है इम्पल्स में, बहुत थोड़े समय के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। मतलब वो बड़ा सा फोर्स जो किसी एक ऑब्जेक्ट पे आप थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, जिससे प्रोड्यूस करता है फाइनाइट, एक फाइनाइट चेंजिंग आती है किसमें, मोमेंटम में, उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में। जब भी मोमेंटम बोला जाएगा तो मास इनटू वेलोसिटी, तो उसी को क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड, हम फोर्स का जो इम्पल्स ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स, मतलब प्रोडक्ट आएगा तो दो लोग रहेंगे, फोर्स ले लीजिए एंड द टाइम, यानी F इंटू टी इज कॉल्ड आपका इम्पल्स, दैट इज I। तो यहाँ पे देखिए इम्पल्स एवरेज फोर्स इंटू टाइम, I इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। क्यों लिखा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, बहुत थोड़ी देर के लिए आप क्या नाम है कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं। आगे बढ़े तो इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स भी आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन को वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम है, और आपका इम्पल्स है। तो इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम, जो इम्पल्स का डायरेक्शन होता है वही दैट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इम्पल्स का डायरेक्शन होता है। एसआई यूनिट इसकी क्या होगी बच्चों, जरा बताइए, एसआई यूनिट इम्पल्स क्या होगी, न्यूटन सेकंड, क्योंकि एफ टी है तो एफ का न्यूटन और टी का सेकंड, न्यूटन सेकंड, और इसका डायमेंशनल फार्मूला है mlt माइनस 1। देखिए पहले mlt माइनस 2 फोर्स का ले लीजिए, mlt माइनस 2 ये किसका है, ये फोर्स का है, आई इंटू थोड़ी देर के लिए टाइम लगा है, टाइम इसके ऊपर पावर 1 माना जाता है, तो ये टी और ये टी दोनों क्या नाम है सिंप्लीफाई होंगे तो क्या बन जाएगा, एम एल टी, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। ओके, नोट द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्थ इम्पल्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लीजिएगा कि इम्पल्स जो होता है, फोर्स का इम्पल्स इक्वल होता है टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर जो भी चेंजिंग आई है, अब मोमेंटम बोला जाएगा उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो एक P1 होगा और एक P2 होगा, तो I इज इक्वल टू P2 माइनस P1। दिस फार्मूला विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब आ जाइए थोड़ा सा, जो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पल्स फॉलोइंग द सम ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्पल्स, ठीक है। अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल टू अलाउ अ लॉन्गर टाइम टू स्टॉप द बॉल, ठीक है। अब चूंकि फोर्स के बारे में आप जानते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, फोर्स के बारे में जानते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है ना, तो यहाँ पे क्रिकेट जो प्लेयर है वो लोअर कर देता है, लोअर का मतलब झुका देता है, कम करता है, डाउन करता है अपने हाथों को, जब उसको क्या नाम है बॉल को क्या करना होता है, कैच करना होता है। किस लिए ऐसा करता है भाई, देखिए वजह क्या है, यहाँ पे वजह दिया है टू अलाउ, वो अलाउ करता है, परमिशन देता है, अनुमति देता है, अ लॉन्गर टाइम कि ज़्यादा वक्त लगे टू स्टॉप द बॉल, उस बॉल को रोकने में ज़्यादा वक्त लगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, तो और अगर कोई ऐसे पकड़ा तो ये बॉल आने में टाइम लगेगा ना, चाहे जो भी सेकंड लगे,
टाइम, जब टाइम ज्यादा लगेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, टाइम अगर ज्यादा लगेगा, और इधर क्या है, फोर्स है, इधर क्या है, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हम डेल्टा टी इसकी बात खाली कर रहे हैं, इसको अभी रोके हुए हैं। जब डेल्टा टी बढ़ेगा एफ घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेल्टा टी को घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। ओके, तो इसीलिए जो क्रिकेटर होता है ऐसे न पकड़ करके, देखिए हाथ ऐसे किया है, ऐसे यूं यूं करता है और नीचे लेके आता है। जितना आप नीचे लेके जाएंगे उतना ही आप कंफर्ट फील करेंगे, आपको चोट नहीं लगेगी। तो वही कह रहा, यहाँ पे आप आंसर लिखिए कि पूछा जा सकता है, टू अलाउ अ लॉन्गर टाइम टू स्टॉप द बॉल, अ फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, सो बाय इंक्रीजिंग टाइम। इसलिए जब आप टाइम बढ़ाते हैं, आप कैच का, गेंद को पकड़ने का टाइम जब बढ़ाते हैं, तो द प्लेयर हैज टू अप्लाई स्मॉलर फोर्स, तो उस प्लेयर को अप्लाई करना पड़ता है, लगाना पड़ता है स्मॉलर फोर्स, थोड़ा सा बल ऑन द बॉल, उस बॉल पे, टू स्टॉप इट, इसको रोकने के लिए। सो द बॉल आल्सो एक्सर्ट अ स्मॉलर फोर्स ऑन हिज हैंड, इसलिए बॉल भी थोड़ा सा बल लगाती है, थोड़ा सा उसके हाथों पे। एंड द हैंड्स ऑफ प्लेयर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी, और जो प्लेयर का हाथ है वो बचा लिया जाता है इंजरी से, जख्म से। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, एन एथलीट इज एडवाइज टू स्टॉप स्लोली आफ्टर फिनिशिंग अ फास्ट रेस सो दैट टाइम ऑफ स्टॉप इंक्रीजेज एंड हेंस फॉर एक्सपीरियंस बाय हिम डिक्रीजेज। जो एथलीट होता है, जो खिलाड़ी होता है, उसको मशवरा दिया जाता है, सलाह दी जाती है टू स्टॉप स्लोली, कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ा आफ्टर फिनिशिंग अ फास्ट रेस, कोई तेज दौड़ हो रही है तो तेज दौड़ को मुकम्मल जब वो करता है तो लास्ट पॉइंट पे उसको वो किया जाता है कि थोड़ा सा रुके, आफ्टर फिनिशिंग द फास्ट रेस को मुकम्मल करने के बाद उसको एडवाइस किया जाता है कि रुके, ताकि द टाइम ऑफ स्टॉप, जब वो टाइम रुक करके टाइम लेगा, टाइम को बढ़ाएगा, तो हेंस फोर्स एक्सपीरियंस बाय हिम डिक्रीजेज, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, फोर्स को क्या कर देगा, घटा देगा। जाहिर सी बात है, आप तेज दौड़ रहे हैं, अचानक रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, धीरे धीरे अपने स्पीड को मतलब कम करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मान लीजिए यहाँ से आप एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे आपको दौड़ के जाना हो, ठीक है, अचानक आप अपने को ब्रेक नहीं लगा, अगर अचानक अपने को ब्रेक लगाएंगे तो आप डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे, आप अपने को धीरे धीरे स्टॉप करते हैं। वही टाइम आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। टाइम जब बढ़ाएंगे तो आपके ऊपर तनाव, फोर्स कम लगेगा। चलिए, अब यहाँ पे बोगीज ऑफ ए ट्रेन आर प्रोवाइडेड विथ बफर्स टू अवॉइड सीवियर जर्क्स ड्यूरिंग शंटिंग ऑफ द ट्रेन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बफर्स टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीजेज, दस फोर्स ड्यूरिंग जर्क डिक्रीज। इसी तरह जो बोगीज ऑफ ट्रेन की जो बोगियां हैं आप देखे होंगे, आर प्रोवाइडेड विथ बफर्स, उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है, बफर्स, ताकि क्या नाम है, सीवियर जर्क, जो बहुत ज़्यादा जर्किंग हो, ठीक है, ट्रेन को शंटिंग के दौरान, उससे हम बचा सकें। और क्या नाम है, उनके अंदर जो इम्पैक्ट टाइम है वो इंक्रीज जब कराया जाता है तो ड्यूरिंग जर्क वो फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इसके बाद बच्चों न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton's the third law of motion states that for every action there is always an equal and opposite reaction। मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है कि हर एक्शन के लिए, हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, मतलब जो भी एक्शन आप करते हैं तो उसका एक रिएक्शन होता है। जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं तो हम अपने पैर से ज़मीन को क्या करते हैं,
पुश करते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं, तो ज़मीन भी, पृथ्वी भी उसके, ठीक है, रिवर्स में हमको आगे की तरफ बढ़ाती है। इसी तरीके से पहले ज़माने में जो कुएं से पानी निकाला जाता था, याद है? कभी निकाले? नहीं निकाले होगे। तो बाल्टी जब कुएं के अंदर डाली जाती है, फिर उसके बाद रस्सी लगी होती है, जब बाल्टी भर जाती है तो हम फोर्स लगाते हैं ना, तो जितने फोर्स से बाल्टी में भरा पानी नीचे की ओर फोर्स लगाती है, उतना ही हम ऊपर की ओर लगाते हैं। हमारा फोर्स चूँकि ज़्यादा होता है, इसीलिए बाल्टी ऊपर की तरफ आती है। लेकिन एक्शन के साथ रिएक्शन तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि रस्सी को छुए बाल्टी ऑटोमेटिक आ गई, तो हम खींचते जाते हैं, बाल्टी भी उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगाती है। अच्छा, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन का रिजल्ट कब देखने को मिलता है? मान लीजिए अचानक बाल्टी, अरे वो रस्सी टूट जाए, तो अंजाम क्या होगा? अगर रस्सी टूट जाएगी तो आप गिर जाएंगे। क्या होगा? गिर जाए। उसी तरीके से जब आप उड्डी कूदते हैं, अखाड़ा, ठीक है, खेत में ज़मीन पे जब उड्डी बनाते हैं, कूदते हैं, तो लास्ट में क्या करते हैं? एक पैर से, ठीक है, एक पैर से उस उड्डी को, उस एलिवेटेड पोर्शन को प्रेस करते हैं, जिसके नतीजे में वो उड्डी आपको आगे की तरफ फेंकती है। तो यहाँ पे है कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए हमेशा बराबर, उतना ही और अपोजिट में रिएक्शन होता है। इन सिंपल टर्म में द थर्ड लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर्स इन पेयर। नेचर में जो फोर्स है हमेशा पेयर में घटित होता है, पेयर में होता है। फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी, यानी एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है, उसके द्वारा लगाया गया फोर्स किस पे? बॉडी बी पे। ये इक्वल होता है एंड अपोजिट होता है टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाई ए, यानी जो बॉडी बी ए पे लगा रहा है, ठीक है, उसके बिल्कुल क्या नाम है? इक्वल और अपोजिट है। मान लीजिए ये बॉडी ए है, ओके, और ये बॉडी आपकी बी है, तो जो फोर्स बॉडी ए के द्वारा बी पे लगाया जा रहा है, उतना ही फोर्स बी भी बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पे लगाया जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्रेस ए कॉइल्ड स्प्रिंग इन टर्न, द स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन आवर हैंड एंड वी कैन फील इट। मान लीजिए कि हम प्रेस करें, दबाएं, क्या? एक कॉइल्ड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को अगर हम प्रेस करें, स्प्रिंग ऐसे है, उसको जब आप दबाएंगे, फिर उसके बाद जब हटाएंगे, तो स्प्रिंग क्या होती है? फैल जाती है, अपनी पोजीशन को अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन जैसे आप दबाते हैं ना, आप फील करेंगे कि एक फोर्स, कि कोई फोर्स हमको इधर की ओर, ठीक है, उसके अपोज, हम ऐसे दबा रहे हैं, हम ऐसे हाथ लेके आ रहे हैं, स्प्रिंग दब गई, उसके बाद हमको ये महसूस होगा कि हमारे हाथ पे भी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो एक जब हम एक कॉइल्ड स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, तो इन टर्न का मतलब बदले में, ठीक है, द स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ फोर्स, स्प्रिंग भी फोर्स को एक्सर्ट करता है, फोर्स को लगाता है हमारे हाथ पे, एंड वी कैन फील इट, और हम उसको महसूस करते हैं। अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल अप्लाई द फोर्स। एक टेबल पे अगर कोई बुक रखी है, तो बुक भी फोर्स को अप्लाई करती है ऑन द टेबल पे। इट्स वेट, यानी जो उसका वेट है, भार है, ठीक है, वजन है, अपने वजन के बराबर वो टेबल पे फोर्स लगाती है। एंड द टेबल एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। टेबल भी उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है नीचे से बुक पे लगाता है। दस फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स जो है अकर होता है, यानी घटित होता है, किसमें? जोड़ों में। एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरएक्शन बिटवीन टू बॉडी, किसके नतीजे में? दोनों बॉडी के बीच में जो इंटरएक्शन होता है, जो इंटरएक्शन की वजह से फोर्स जो है हमेशा पेयर में होता है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ए बी है, एफ ए बी का मतलब ये बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई कर रही है, बी भी ए पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका डायरेक्शन
इधर है। तो फोर्स ऑन ए बॉडी on A by B is equal to minus force on B by A. The condition is shown in figure. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चलिए अब इसके बाद जो बाकी है ठीक है वी विल स्टडी ऑन टुमारो।